कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए, जिसमें लड़के का नाम होता है प्रतीश और लड़की का नाम होता है त्रिशा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों के रिश्ते को उनके फैमिलीज वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अभी वो फिलहाल किसी दूसरे गाँव में आकर रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि इन दोनों के परिवार वालों ने इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। दरअसल प्रतीश की फैमिली ने त्रिशा को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि त्रिशा उनकी कास्ट की लड़की नहीं है, और उसी तरह से त्रिशा के फैमिली वालों ने प्रतीश को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि प्रतीश के पास कोई ढंग की जॉब नहीं थी, उसका करियर स्टेबल नहीं था। इसलिए त्रिशा के घर वाले अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं देना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे करके प्रतीश और त्रिशा ने शादी कर ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों किसी गांव के बस स्टॉप पर आकर उतरते हैं और अपने बजट में किसी रेंट के घर को ढूंढने लगते हैं। मतलब कि प्रतीश के पास ऑलरेडी किसी घर के ऑनर का नंबर होता है, तो इस गांव में पहुंचकर वो उसे कॉल करता है। अब घर का ऑनर उन दोनों के पास आकर उन्हें अपना घर दिखाने लगता है, लेकिन ये घर देखने के बाद उन्हें घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि यहाँ का कमरा बहुत ही छोटा होता है और बहुत ज्यादा पुराना भी। ये किसी स्टोर रूम के जैसा लग रहा था। अब उन दोनों के चेहरे के हाव भाव को देखकर उस घर का ऑनर कहता है कि देखिए, आपके बजट में इस गांव में इसी तरह का घर मिलेगा। अब प्रतीश और त्रिशा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये दोनों इसी घर में रहने का डिसाइड करते हैं। अब घर का ऑनर वहां से जाते वक्त उन्हें कहता है कि आप लोगों से पहले इस घर में एक तमिल फैमिली रहा करती थी, लेकिन उन लोगों ने 10 महीने रहने के बावजूद भी मुझे मेरा रेंट नहीं दिया, इसलिए मैंने उनका कुछ सामान यही घर में रख लिया और उन लोगों को घर से भगा दिया। अब यहाँ पर पड़ा हुआ वो सामान आप चाहो तो यूज कर सकते हो, और जो सामान यूज में नहीं है उसे घर के पीछे फेंक दो। अब घर का ऑनर एडवांस लेकर वहां से जाने वाला होता है कि तभी प्रतीश उससे पूछता है, सर यहाँ पर आसपास कोई नदी या फिर तालाब वगैरह है क्या? तो ऑनर कहता है कि हाँ, यहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक नदी है, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? प्रतीश कहता है कि अरे कुछ नहीं, वो बस कपड़े वगैरह धोने के लिए। अब उसके बाद प्रतीश और त्रिशा घर के अंदर आकर घर की साफ सफाई करने लगते हैं, और तभी यहाँ पर प्रतीश को उसके फ्रेंड संतोष का कॉल आता है। अब संतोष के बारे में बात करें तो वो मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम करता है, और उसी ने ही प्रतीश और त्रिशा की शादी करने में मदद की थी। मतलब कि इन दोनों को ले जाकर कोर्ट में शादी करवाया था, और उसी तरह से इन दोनों को अपने फ्रेंड संजय के गाँव में भेज दिया था। अब वो यहाँ पर पूछने लगता है कि क्या संजय ने तुम्हें कॉल किया था? प्रतीश कहने लगता है कि नहीं, अभी तक उसका कोई भी कॉल नहीं आया। खैर, अब रात हो जाता है और हम प्रतीश के घर के सामने एक बस को खड़े हुए देखते हैं। इस बस में उसी गांव के कुछ लोग दारू पीकर अपने गांव के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। दरअसल जिस जगह पर प्रतीश का घर होता है, उसी घर के ठीक सामने एक बस स्टॉप भी होता है, और रोज उनकी बस इसी जगह पर खड़ी होती है। अब उसके थोड़ी देर बाद संजय प्रतीश और त्रिशा से मिलने के लिए आता है और प्रतीश से उसके काम के बारे में भी बात करता है। अब ये दोनों यहाँ पर संजय को अपने घर के अंदर इन्वाइट करते हैं, लेकिन संजय कहता है कि नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे काम के बारे में बात करने के लिए आया था। ठीक है, तुम कल सुबह रेडी रहना, मैं आकर तुम्हें पिकअप कर लूंगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत ही तुम्हारी मदद कर दूंगा, बस फोन करके बुला लेना। अब उसके जाने के बाद त्रिशा खिड़की के थ्रू किसी कुत्ते को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मतलब कि उसके घर के नीचे एक छोटा सा कुत्ता बंधा होता है, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। प्रतीश उसे संभालता है, और त्रिशा को देखकर ऐसा लगता है कि शायद पास्ट में उनके साथ कुत्ते के रिलेटेड कोई दुर्घटना हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें इतना ज्यादा दुख हो रहा है। खैर, अब अगले दिन संजय प्रतीश के घर पर आता है और उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। प्रतीश का आज काम पर पहला दिन होता है। यहाँ संजय उन दोनों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आया होता है, मतलब कि फ्रूट्स वगैरह। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजय दीवारों पर पेंटिंग बनाने का काम करता है। यहाँ संजय अपने बॉस से बात करके प्रतीश को भी वहीं पर काम दिलवा देता है। अब जब ये दोनों किसी दीवार पर पेंटिंग का काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर त्रिशा प्रतीश को कॉल करके उसे खाने के बारे में पूछने लगती है कि मैं यहाँ होटल पर आई हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आ जाऊँ? तो प्रतीश उसे कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं यहाँ पर संजय के साथ खा लूंगा। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद संजय स्मोकिंग करते हुए प्रतीश को भी सिगरेट देने लगता है, लेकिन प्रतीश संजय से कहता है कि संजय, जब मैं मूवीज में काम कर रहा था तो उसी वक्त से मैंने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ दी थी। संजय उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मूवीज में काम करते थे, तो फिर वो जॉब क्यों छोड़ दी? प्रतीश कहने लगता है कि जिंदगी के हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी और मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। अब यहाँ पर वो संजय से भी पूछती है कि यहाँ पर कोई नदी या तालाब है क्या? तो संजय उसे बताता है कि तुम्हारे घर के पिछले साइड में थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक नदी मिल जाएगी। उसके बाद संजय प्रतीश को उसके घर के पास ड्रॉप करके चला जाता है। यहाँ प्रतीश घर ना जाकर उसी नदी को ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है। अब जंगल के बहुत ज्यादा अंदर जाने पर उसे एक नदी नजर आता है। तभी वो देखता है कि एक बंदा वहाँ पर बैठकर मछली पकड़ रहा था।
था। प्रतीश उस बंदे से पूछता है कि क्या ये नदी बहुत ज्यादा गहरी है। वो आदमी उसे बताते हैं कि हाँ, यह नदी बहुत ही गहरा है। इसलिए प्रतीश उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर ढूंढने लगता है जहाँ पर गहराई कम हो, और आखिरकार बहुत ढूंढने पर उसे एक ऐसी ही जगह मिल भी जाता है। अब उसके बाद जब वो घर पर आता है तो वो अपनी पत्नी त्रिशा से कहता है कि मैंने यहाँ पर पास में जो नदी है उसके बारे में पता कर लिया है, मैं वहाँ पर जाकर आ गया हूँ। वो नदी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अब उसके बाद जब सारे लोग सो जाते हैं तो प्रतीश अकेले ही उस नदी के पास जाकर कुछ ऐसी जगहों को ढूंढने लगता है जहाँ पर पानी बहुत ही कम हो, यानी कि वहाँ पर जाकर उसकी गहराई नापने लगता है। उसके बाद किनारे के पास आकर वहाँ पर पेड़ों के पत्तों से एक छोटा सा बिस्तर बनाने लगता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद प्रतीश दोबारा से त्रिशा के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, कल रात से हम वहाँ पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। अब उसके अगले दिन आधे रात को प्रतीश अपनी नींद से उठता है और त्रिशा को भी जगाता है और कहने लगता है कि चलो त्रिशा, अब टाइम हो चुका है। इस तरह से ये दोनों रेडी होकर उस नदी के पास जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली उनके घर के बाहर जो बस खड़ी होता है उस बस का कंडक्टर अभी तक सोया नहीं था। ये देखकर त्रिशा कहती है कि प्रतीश, बस के अंदर कोई है, चलो यहाँ से वापस, अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसलिए अब ये दोनों फिर से अपने घर पर वापस आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि किसी और दिन प्लान करेंगे। अब उसके 2 दिन बाद ये दोनों आधी रात को दोबारा से रेडी होकर जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले प्रतीश बाहर जाकर देखने लगता है कि कोई यहाँ पर मौजूद है या नहीं, वहाँ पर कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। अब बाहर अच्छे से देखने पर उन्हें पता चलता है कि आज यहाँ पर कोई भी नहीं। तो प्रतीश और त्रिशा ये दोनों छुप छुप कर उस नदी के पास जाकर उस नदी में डुबकी लगाने लगते हैं। मतलब कि पानी के अंदर डुबकी लगाकर कुछ सेकंड के लिए उसके अंदर रुकते हैं और फिर दोबारा से उस पानी से अपना सर बाहर निकालते हैं। अब यही हरकत वो दोनों बार बार करने लगते हैं। कुछ समय बाद प्रतीश त्रिशा को किनारे पर लेकर आता है जहाँ पर उसने पत्तों से बिस्तर बनाया था। अब वो त्रिशा से कहता है कि चलो त्रिशा, जल्दी से कपड़े उतार दो। अब यहाँ पर बेचारी त्रिशा बहुत ज्यादा डरने लगती है कि कहीं उन दोनों को कोई देख ना ले। अब ये दोनों आसपास थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर उन दोनों को देखने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए अब ये लोग उसी पत्तों के ऊपर इंटीमेट करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अपना घर होते हुए भी ये लोग यहाँ पर आकर ये सब क्यों कर रहे हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, अब उसके कुछ दिनों बाद फेस्टिवल आने वाला होता है, जिसकी वजह से प्रतीश और संजय पेंटिंग के काम में बिजी हो जाते हैं और इसी सिलसिले संजय प्रतीश को दूसरे गांव में ले जाता है। अब दोस्तों, यहाँ त्रिशा को अकेला न छोड़ते हुए प्रतीश त्रिशा को भी अपने साथ ले जाने लगता है। फिर घर पर वापस आने के बाद ये दोनों दोबारा से तैयार होकर उस नदी के पास जाने लगते हैं और फिर से वहीं काम करने लगते हैं और उनकी ये सिलसिला हर रोज चलने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो दोनों देर रात को नदी की तरफ जा रहे थे तब उस बस का कंडक्टर उन दोनों को देख लेता है और वो सोचने लगता है कि आधी रात को ये दोनों कहां पर जा रहे हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उन दोनों का पीछा करता है और फिर क्या था, उन दोनों को कांड करते हुए भी अपने आंखों से देख लेता है। अब उसके दूसरे रात वो कंडक्टर अपने बाकी दोस्तों को उसी बस में बुलाकर प्रतीश और त्रिशा के बारे में बताने लगता है कि ये दोनों ऐसा ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते और कहते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनका घर होते हुए भी वो बाहर जाकर ये सब क्यों करेंगे, उनके पास तो अच्छी खासी प्राइवेसी है। अब उसी वक्त प्रतीश उस बस के पास आकर उन लोगों को डॉक्टर के बारे में पूछने लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर मिल सकता है क्या। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ठंडे पानी में बार बार नहाने की वजह से त्रिशा को काफी ज्यादा बुखार हो गया है, इसलिए वो डॉक्टर के बारे में पूछ रहा था। और ये सुनने के बाद उस बस कंडक्टर के दोस्तों को उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। अब उसके कुछ दिनों बाद त्रिशा की तबीयत फिर से ठीक हो जाती है और ये दोनों दोबारा से रेडी होने लगते हैं उस नदी के पास जाने के लिए। इस तरह से जब वो दोनों छुपते हुए नदी के पास जा रहे होते हैं तो दोबारा से उन दोनों को वो बस कंडक्टर देख लेता है और अपने बाकी दोस्तों को भी बस के पास बुला लेता है, ये साबित करने के लिए कि वो सच कह रहा था। अब कुछ देर बाद ये लोग भी उस नदी के पास जाते हैं और सच में वहाँ का नजारा देखकर ये लोग तो शौक ही रह जाते हैं। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि प्रतीश और त्रिशा जंगल के अंदर ये सब क्यों कर रहे हैं जबकि उनके पास अपना घर है। अब ये लोग उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं और उसी दरमियान एक बंदा उनकी फोटो खींचने लगता है। अब फोटो खींचने पर फ्लैश की लाइट ऑन हो जाती है, जिस वजह से प्रतीश और त्रिशा को पता चल जाता है कि उन्हें कोई देख रहा है, इसलिए फटाफट से वो दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। अब जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तब कंडक्टर और बाकी के सारे लोग उन दोनों के पास आकर प्रतीश को बहुत ज्यादा डांटने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर आधी रात को क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों के पास ये काम करने के लिए घर नहीं है। तो बेचारा प्रतीश बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर हमें छोड़ दीजिए, हम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग प्रतीश और त्रिशा की वीडियो बनाकर उन दोनों को बहुत ज्यादा जलील करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उन दोनों को वहाँ से भेज देते हैं। अब घर पर वापस आ जाने के बाद
बाद त्रिशा फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब इन दोनों के बारे में पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा और अब इन दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब उसके अगले दिन जिन लोगों ने उन दोनों की वीडियोस बनाई थी, वो सारे लोग उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर छोड़ देते हैं, जिस वजह से गांव के हर एक बंदे के मोबाइल पर उन दोनों की वीडियो पहुंच जाती है। अब ये वीडियो संजय भी देख लेता है और इसे देखने के बाद वो तो हैरान हो जाता है कि प्रतीश और त्रिशा ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए वो प्रतीश को कॉल करने लगता है। यहाँ प्रतीश सोचने लगता है कि संजय उसे काम पर बुला रहा है, इसलिए वो कहता है कि भाई मैं 2 दिन तक काम पर नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं प्रतीश के घर के बाहर कुछ लोग बैठकर प्रतीश और त्रिशा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे थे कि ये दोनों तो दिन में घर से बाहर नहीं आए। तो वहाँ बैठा एक और आदमी कहता कि अरे उन दोनों का काम तो रात में चलता है ना, जंगल में मंगल, इसलिए वो दिन में बाहर क्यों आएंगे। अब उसके बाद प्रतीश खाना लेने के लिए एक होटल के पास आता है। अब उस होटल का मालिक और आसपास बैठे लोग प्रतीश को अजीब तरह से देखने लगते हैं और उसका हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। बेचारा प्रतीश ये बेइज्जती ना सहते हुए फटाफट से खाना लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर बहुत ही दुखी होकर रोने लगता है कि अगर मैं एक मर्द होकर बाहर गया लेकिन लोग मेरा भी मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में त्रिशा बाहर जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगी। ये सब कुछ सोचकर प्रतीश बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी त्रिशा को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ इस तरफ संजय यही सोचने लगता है कि अगर इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फटाफट संजय संतोष को कॉल करके उसे यहाँ पर बुलाने लगता है। वो संतोष को कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, एक बार तुम यहाँ गाँव में आकर उससे मिल लो। तो संतोष जल्दी से संजय के गांव आकर पहले संजय से ही मिलता है। यहाँ पर संजय प्रतीश के साथ जो कुछ भी हुआ था वो संतोष को बताता है और उन दोनों के साथ उस घर का ऑनर भी वहाँ पर मौजूद होता है। दरअसल प्रतीश और त्रिशा की वो वीडियो गांव में बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी, इसलिए गांव के लोग उस ऑनर को अनाप शनाप बक रहे होते हैं, ऑनर को डांट रहे होते हैं कि उसने उन दोनों को अपने रूम रेंट पर क्यों दी, इसलिए तुम एक बार प्रतीश से मुलाकात करके उन दोनों को समझाओ। तो संतोष कहने लगता है कि पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आखिरकार प्रतीश और त्रिशा की जिंदगी में क्या हुआ था, उसके बाद आप डिसाइड करना कि वो दोनों सही हैं या फिर गलत। इस तरह से अब वो उन दोनों की कहानी बताने लगता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम प्रतीश को देखते हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा होता है। प्रतीश के साथ साथ वहाँ पर संतोष भी काम करता था। अब ऐसे ही एक दिन प्रतीश को सेट पर एक छोटा सा कुत्ता नजर आता है। ये कुत्ता अपने ऑनर से बिछड़ चुका था। प्रतीश उस कुत्ते को देखकर उसे खुद के पास रखने का डिसाइड करता है। वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और उसका ख्याल रखने लगता है। साथ ही साथ प्रतीश के रूम में 2 और बंदे होते हैं, संतोष और एक और तमिल वाला बंदा। ये दोनों प्रतीश के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं समय के साथ साथ प्रतीश उस कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें त्रिशा को दिखाया जाता है और दरअसल दोस्तों वो कुत्ता त्रिशा का ही होता है। यहाँ त्रिशा का कुत्ता कहीं लापता होने की वजह से वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही। बेचारी त्रिशा मायूस होकर एक जगह पर बैठ जाती है और खुद भी खाने पीने पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद वो अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए शहर में डॉग के पैम्पलेट छापती है। अब प्रतीश का फ्रेंड वही पैम्पलेट को लाकर दिखाता है, तो प्रतीश तुरंत ही त्रिशा को कॉल करके उस कुत्ते के बारे में बताता है। वो कहता है कि आपका कुत्ता मेरे पास है, और ये बात सुनकर त्रिशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने कुत्ते को लेने के लिए प्रतीश के घर पर आती है। यहाँ पर वो कुत्ता त्रिशा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्रतीश भी उस कुत्ते को त्रिशा को हंसी खुशी दे देता है। अब इसी कुत्ते की वजह से उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब उसके बाद क्या था, प्रतीश और त्रिशा ये दोनों एक साथ उस कुत्ते को वॉकिंग पर ले जाने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। अब एक दिन त्रिशा प्रतीश से कहने लगती है कि जब मैं 11 साल की थी तब उस वक्त मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, मतलब कि इस दुनिया से चल बसी। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और तब से मेरे पिताजी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, हमेशा बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे आंटी के घर पर ही छोड़ दिया। मैं वहीं पर पली बड़ी हूँ। अब उसके बाद एक दिन त्रिशा प्रतीश के बारे में अपने फादर को जाकर बताती है। वो बताती है कि मैं प्रतीश नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी, लेकिन त्रिशा के फैमिली वाले इस रिश्ते को मानने से मना करने देते हैं, क्योंकि प्रतीश के पास ना ही पैसे होते हैं ना ही कोई अच्छी नौकरी। वो तो बेचारा बहुत ज्यादा गरीब होता है। इसलिए अब त्रिशा का फादर अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे बंदे से तय कर देता है। लेकिन ये जानने के बाद त्रिशा उसी रात प्रतीश को सारी बात बताती है और उसी रात ये लोग घर से भाग
जाते हैं। सुबह होने के बाद ये दोनों रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं और शादी होने के बाद प्रतीश त्रिशा को अपने घर पर लेकर आता है, लेकिन उसकी माँ उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करती और बेचारा प्रतीश का फादर अपाहिज होता है और वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाता। अब उसके बाद प्रतीश और त्रिशा को समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए, इसलिए संतोष कहने लगता है कि तुम दोनों मेरे घर पर रहो, लेकिन प्रतीश इसके लिए मना करने लगता है कि अब तक तुमने हम दोनों की बहुत ज्यादा मदद की है, अब मैं तुम्हारे ऊपर पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। तो इस वजह से ये दोनों एक छोटे से लॉज में रहने लगते हैं और छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब एक दिन त्रिशा को पेरेंट्स बनने की इच्छा होती है, लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी ये लोग पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे। बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाकर भी कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब प्रतीश के फादर उन दोनों के पास आकर उन्हें ये कहते हैं कि अगर तुम दोनों को कोई बच्चा हो जाए तो तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इन दोनों को तो कोई बच्चा हो ही नहीं रहा था। अब एक दिन प्रतीश यही बात अपने फादर को फोन पर बताने लगता है, तो उसके फादर प्रतीश को एक आयुर्वेद गुरु के बारे में बताते हैं कि तुम वहां पर जाकर उस गुरु से चेकअप करवाओ। अब अगले दिन प्रतीश और त्रिशा उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर मुलाकात करते हैं। इन दोनों का चेकअप करने के बाद वो डॉक्टर बताने लगता है कि तुम दोनों शहर में रहने की वजह से संतान होने की क्षमता खो चुके हो। ये अंग्रेजी दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। पहले तो तुम लोगों को कुछ महीनों के लिए हरे भरे गाँव में जाकर रहना होगा और वहीं कई आसपास तुम्हें नदी में डुबकी लगाकर तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव होंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सॉल्यूशन सुनने के बाद प्रतीश और त्रिशा सोचने लगती है कि क्या ऐसा करने से उन्हें संतान प्राप्ति होगी, क्या नदी में जाकर डुबकी लगाकर संबंध करने से वो माता पिता बन पाएंगे। लेकिन अब उन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो दोनों काफी सारे डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कर चुके थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि ये भी सॉल्यूशन ट्राई करके देख ही लेते हैं। अब ये बात प्रतीश संतोष को बताने पर संतोष उन्हें संजय के गांव में भेज देता है और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। खैर, अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर सब कुछ सच जानने के बाद संजय और उसका ओनर उन दोनों के लिए बहुत ही बुरा फील करने लगते हैं। उन्हें उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है, इसलिए तीनों उसी रात उस बस के पास आकर जिन जिन लोगों ने उन दोनों की वीडियो बनाई थी उन सारे लोगों को उन दोनों की सच्चाई बताने लगते हैं। अब ये सब कुछ सच सुनने के बाद कंडक्टर और बाकी लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब ये लोग अपने पूरे गांव वालों को फोन करके सारे वीडियोस डिलीट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद संतोष, संजय और घर का मालिक प्रतीश के घर पर जाते हैं उन लोगों को समझाने के लिए, लेकिन घर पर जाकर देखने पर वहां पर तो ताला लगा हुआ होता है। अब काफी जगह ढूंढने पर उन्हें वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिलते, इसलिए ये लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो दोनों किसी दूसरे गांव चले गए होंगे। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही दिन संतोष संजय को कॉल करके एक शॉकिंग न्यूज बताने लगता है। वो बताता है कि यहाँ नदी के किनारे प्रतीश और त्रिशा की डेड बॉडी पाई गई है। अब संजय वहाँ पर तुरंत ही आ जाता है और देखता है कि सच में उन दोनों की लाश वहाँ पर मौजूद है। मरने से पहले उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखा था, मतलब कि बदनामी की जिंदगी ना चाहते हुए उन दोनों ने आत्महत्या करने का डिसाइड किया, इसलिए उन दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब बेचारा संतोष उन दोनों की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और जिन जिन लोगों ने उन दोनों की वीडियो वायरल की थी वो लोग भी बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारे एक गलती की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। अब उसके दूसरे दिन उन दोनों की खबर एक न्यूज़पेपर में छपती है और यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि त्रिशा का पोस्टमार्टम करने पर यह बात पता चला है कि त्रिशा प्रेग्नेंट थी। तो ये लोग और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज बिना रिसर्च किए हमें इंटरनेट पर नहीं डालनी चाहिए और अगर कोई डालता भी है तो हमें उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करनी चाहिए। हमारी एक गलती की वजह से कई मासूमों की जान जा सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।